हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन बायोलॉजी वन शॉट। डियर बच्चों, क्लास 11 के अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड इसके अंदर वी आर ऑलरेडी डन विद द लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन समझा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए, इसके बारे में हम लोगों ने इन द प्रीवियस सेशन पढ़ा था। हमने ये भी देखा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए गए हैं, जिसमें वी नो दैट द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द पर्सन R.H. Whitaker, and he gave a 5 kingdom classification system for classifying all the living organisms which are present on this earth. ओके तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे, उसमें हमारे किंगडम्स के नाम क्या क्या थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो हमारे पास जो किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वास्ट एंड काफी बड़े किंगडम्स हैं। सो दे आर केप्ट इन सेपरेट चैप्टर्स इन द यूनिट नंबर 1 ऑफ योर क्लास 11th। ठीक है, मतलब चैप्टर 3 हम पूरा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, चैप्टर 4 हम पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, और अभी हमारे चैप्टर 2 में हम जो 3 किंगडम्स हैं बचे हुए वो कंप्लीट करते हैं, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे किंगडम मोनेरा से। बच्चों, किंगडम मोनेरा के बारे में बहुत ही डिटेलिंग नहीं दे रखी है एनसीईआरटी ने, जितना भी दे रखा है वो याद करना और समझना इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, they have not given so many examples also, so this will be a very simple one. We can say the kingdom monera will become the simplest kingdom for all of you to remember. ठीक है, तो किंगडम मोनेरा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ चीजें मैं नोट भी करती जाऊंगी, बाकी मेजॉरिटी चीजें हम लोग एनसीईआरटी से रीड भी करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस जैसे कि मैं हमेशा ही समझाती हूँ आप लोग को, बिकॉज मुझे ऑलवेज आई फील लाइक दैट कि विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एंड आई रियली होप कि जब आप किसी चीज को देख लेते हैं इमेज को, तो वो आपके माइंड में फिट बैठ जाती होगी। Isn't it? So let's proceed with the session. किंगडम मोनेरा के बारे में बात करते हैं। So can I say किंगडम मोनेरा is the first one, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ बातें जरूर देख ली थी। इफ यू ऑल रिमेंबर, किंगडम मोनेरा possess यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब सिंगल सेल वाले हैं। किंगडम मोनेरा possess the organisms which are prokaryotes. That means they do not have a well-defined nucleus. Instead, their genetic material is present in the segregated form in the cytoplasm. The kingdom monera members possess a cell wall, right? And the cell wall was made up of proteoglycans, if you remember, and lipopolysaccharides. ठीक है, तो कुछ बातें तो हमें याद ही है। किंगडम मोनेरा के बारे में हम क्या देखेंगे, तो हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, सोल मेंबर्स कौन है इनके। सो वी विल बी राइटिंग बैक्टीरियाज आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या है? बैक्टीरियाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, and different types of bacteria are present inside the kingdom monera. Okay, now if we come on to कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, सो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि कहाँ कहाँ पाए जा सकते होंगे। सो किंगडम मोनेरा या बैक्टीरियाज मेरे हाथ पे भी होंगे अभी, ठीक है, और आपके हाथों पे भी, इस ऑब्जेक्ट पे भी होंगे। हो सकता है इस बोर्ड पे बहुत सारे बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, आई एम नॉट एबल टू सी देम। मेरे आसपास के सराउंडिंग एयर में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, और आपके पास भी होंगे, क्योंकि बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। वी कैन नॉट विजुअलाइज देम बाय नेकेड आइज, एंड वी ऑलवेज नीड टू विजुअलाइज देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तब जब मैं बात करती हूँ कि बैक्टीरियाज कहाँ होंगे, तो हमें ये बोलना चाहिए ज्यादा बेहतर कि बैक्टीरियाज कहाँ नहीं होंगे। वो हर जगह पर पाए जाते हैं, राइट? दे आर प्रेजेंट everywhere.
Okay, so bacterias are present everywhere and they are the sole members of kingdom Monera. जब हम बात करते हैं कि क्या बैक्टीरियाज हमारे आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस तो बहुत अच्छी हैं, क्या बैक्टीरियाज ऐसी किसी जगह पर रह सकते हैं जहां पर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हो, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ही ज्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर, क्या बैक्टीरियाज ऐसी किसी जगह पर रह सकते हैं? सो द आंसर टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी यस, सिंस यू ऑल शुड नो कि हम जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं बच्चों, आप क्लास 12th में जब जाएंगे तब आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं और 10th से आप लोग आते हैं तो एवोल्यूशन पढ़ के आते हैं, पर सैडली हमारे रिड्यूस सिलेबस वाले बच्चों ने एवोल्यूशन ठीक से नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बताते हैं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम बनी थी, तब सबसे पहले प्रिमिटिव मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे बने होंगे वो सब के सब बैक्टीरियाज ही थे। सो वी कैन से दैट समवेयर हम लोग बैक्टीरिया से ही इवॉल्व होके बने हैं इन अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों में हम लोग बन चुके। तो बैक्टीरियाज जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब उस जमाने में अर्थ का टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड टेम्परेचर था उस समय। ऐसे टेम्परेचर के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ तो वो ऑर्गेनिजम्स उसी माहौल में रहने के लिए अडेप्टेड है ना। वो ऑर्गेनिजम्स आज भी बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्टेड है, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड है, क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब इतना ज्यादा गर्मी थी तो वाटर जैसे ही बनता, वाटर इवेपोरेट होता, क्लाउड्स फॉर्म करता, वापस गिरता, फिर यही प्रोसीजर होता, ऐसे करके ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों। तो उन ओशियंस के अंदर जिसमें कि सी वाटर जो है वो हमारा वी कैन से हेलाइन है, हेलाइन वर्ड इफ यू नो, सॉल्टी है, बहुत नमकीन है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में भी आपके बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो वो बैक्टीरियाज उस जमाने से एग्जिस्ट करते हैं अगर, तो क्या मैं उन प्रिमिटिव बैक्टीरियाज को आर्की बैक्टीरिया बोल सकती हूं? Yes, we can say them as archaebacteria. Archaebacteria are the primitive bacteria which are able to survive in extreme conditions. Okay? अच्छा, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास कुछ इमेजेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ली है। फर्स्ट इमेज हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट इमेज जो है ये है बैक्टीरियाज जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर कंडीशंस में रहने के लिए सक्षम हो, केपेबल हो। तो ऐसे बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं? इन दी हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, या सिर्फ हॉट स्प्रिंग्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसी जगह पर सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर थायोबैसिलस, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं सल्फर बैक्टीरिया वो पाए जाते हैं मेजरली, ठीक है। अच्छा, आयरन बैक्टीरिया वगैरह भी इधर हो सकते हैं। और ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, पर्पल पर्पल, ये सब बैक्टीरियाज के कारण आ रहा है कलर बच्चों, ठीक है। ये बैक्टीरियाज जो हैं इनके कारण से ही कलर आ रहा है, दैट मीन्स दे आर हैविंग सम और द अदर कलर्ड पिगमेंट इन देम। ओके, अच्छा, इस हॉट स्प्रिंग में रहने वाले किसी भी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग दे सकते हैं थर्मस एक्वाटिकस। ये थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। देन नेक्स्ट कम्स इज, कोई बैक्टीरिया मुझे बताओ जो कि समुद्र के पानी में इतना नमकीन, इतना सॉल्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रह सकता है इजीली, ठीक है। आप सबको पता होगा जब भी हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है या हमें कोई वायरल डिजीज हो जाती है तो हम लोग गार्गल करते हैं नमक के पानी का। यस, सॉल्ट वाटर गार्गल, गुर्र करके विल बी डूइंग गार्गल एंड विल बी एक्सपेलिंग आउट दैट वाटर आउट ऑफ माउथ। हम क्या मानते हैं कि इस नमक में जो बैक्टीरियाज हैं यहाँ पर इतने नमक में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, स्पिट देम आउट, ऐसा ही है, ठीक है। तो गार्गल से आपके थ्रोट में रिलीफ होता है, आपका इन्फेक्शन कम होता है, करेक्ट।
लेकिन बच्चों कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आराम से रह सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ वन सच बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी विब्रियो. ठीक है, सो विब्रियो इज द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस. ओके, so we can write it as halophile or salt, extreme salt conditions. Then if I say कि क्या थोड़ी सी मैंने सॉइल उठा ली मुट्ठी में, क्या उसमें भी बैक्टीरियाज होंगे? क्या जमीन की मिट्टी में बैक्टीरियाज होते हैं? तो द आंसर विल बी यस अगेन, बहुत ही सारे बैक्टीरियाज होते हैं. सॉइल में तो अबंडेंट बैक्टीरियाज पाए जाते हैं. ठीक है, एंड वन सच बैक्टीरियल एग्जाम्पल जो कि सॉइल में पाया जाता है, अगर आपसे मैंने पूछा तो यू कैन आंसर मी एग्रोबैक्टीरियम. ठीक है, सो एग्रोबैक्टीरियम जीनस ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इनसाइड द हैंडफुल ऑफ सॉइल और सॉइल. सो द थर्ड वन इज सॉइल. देन फोर्थ इमेज इज हियर. तो अगर मैं पूछती हूँ बच्चों कि बैक्टीरिया जो है जनरली ह्यूमिड मॉइस्ट कंडीशंस में ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, क्या ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाया जाए? तो रेगिस्तान में जो चट्टानें होती हैं या पत्थर होते हैं कई सारे, उन पत्थरों के नीचे के हिस्से में आप कभी उठा के देखेंगे, सो यू विल बी वॉचिंग देम एज अ ग्रीन ग्रीन पोर्शन देयर. ठीक है, जो कि रॉक के जस्ट बीनीथ है. इस डायग्राम में भी आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा होगा ये हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन हिस्सा. ये ग्रीन ग्रीन क्या है बच्चों? ये ग्रीन ग्रीन एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि डेजर्ट में रहता है. ठीक है, और इसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया. मेजॉरिटी टाइम डेजर्ट में जो बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं वो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं. ओके, एंड इसके अलावा लास्ट इज गोइंग टू बी कि कौन से बैक्टीरियाज आइस में पाए जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा डेजर्ट कंडीशंस वाला हो गया, ये हमारा सॉइल वाला हो गया, और फिफ्थ वाला आ जाएगा अपने पास में आइस या स्नो. अब आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, स्नोफॉल जब होती है तब स्नो बनने का वन ऑफ द मेजर रीजन ही बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया एक लेटाइस पॉइंट की तरह फंक्शन करता है जिसके अराउंड क्रिस्टलाइजेशन होकर स्नो बनती है. ठीक है, तो स्नो फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वो सैंड पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल या लेटाइस की तरह फंक्शन करेगा जिसके अराउंड क्रिस्टलाइजेशन होगा. तो वन सच बैक्टीरिया स्यूडोमोनास सिरिंजे. ठीक है, स्यूडोमोनास सिरिंजे इज बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन स्नो एरियाज. तो आप मुझे बताओ यार, कहीं भी नहीं जगह छोटी जहां पर बैक्टीरिया पाए नहीं जाते हैं, है ना? वो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर कंडीशंस में भी है, वो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में भी है, वो ड्राई कंडीशंस में भी है, डेजर्ट एरियाज में, वो स्नो में भी है, वो सॉइल में भी है, वो हमारे सराउंडिंग में हर जगह पर है. ठीक है, ये सारे बैक्टीरियाज जिनकी मैंने अभी बात करी है बच्चों, ये सारे बैक्टीरियाज वी कैन से फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर पैरासाइट की तरह नहीं बैठे. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज मैक्सिमली डिकम्पोजर्स होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं. बहुत सारे बैक्टीरियाज डिकम्पोजर्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं. अब पैरासाइट कैसे कैसे होते हैं? कुछ पैरासाइट किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं सरफेस पे, कुछ पैरासाइट्स किसी ऑर्गेनिज्म के भीतर रहते हैं बॉडी के इनसाइड. बैक्टीरियाज क्या बाहर रहने वाला एक्टोपैरासाइट है या बॉडी के अंदर रहने वाला एंडोपैरासाइट है? तो इसका आंसर है बैक्टीरियाज एक्टोपैरासाइटिक भी है, एंडोपैरासाइटिक भी है. अगर आप लोगों ने कभी भी देखा हो किसी भी प्लांट के लीव्स के ऊपर कुछ इस तरीके के डार्क ब्राउन स्पॉट्स बन जाए, ठीक है, और ये डार्क ब्राउन स्पॉट्स के कारण लीफ खराब होती हुई नजर आए, बच्चों इस तरीके से होने वाले स्पॉट्स बैक्टीरिया के कारण से हो रहे होते हैं. इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमरस बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि इस लीफ के न्यूट्रिशन के ऊपर जिंदा है और इस लीफ को परेशान कर रहे हैं, इस लीफ में कोई डिजीज कॉज कर दे रहे हैं आपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए. Hence, these kind of bacteria which lives on the surface of some other organism
विल बी एक्टोपैरासाइटिक बैक्टीरियाज। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं जाके डिजीज कॉज करने के लिए, जैसे कि न्यूमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनिये। निमोनिये, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे लंग्स में अगर चला गया तो हमारे लंग्स में जाएगा, वहां पर बहुत सारा वाटर रिटेंशन कर लेगा, हमारे एल्वियोलाइज में पानी जमा हो जाएगा और हमें जो डिजीज होगी उसे हम बोलेंगे निमोनिया, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर रहना प्रेफर करते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं और होस्ट की बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आई हो तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की थ्योरी को रीड करते हैं ताकि हमारी माइंड में जो भी हमने विजुअलाइजेशन देखा वो थ्योरी के फॉर्म में भी एक बार क्लियर हो जाए। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोटिस्टा भी आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सम ऑफ द फंजाई भी आ सकती है। सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दे विल बी बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, एम्बिगुअस इन नेचर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी में मिट्टी की बहुत सारे 100 के आसपास बैक्टीरिया, 100 तो नहीं है, थाउजेंड्स होंगे, यहाँ पर हंड्रेड्स लिखे हैं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, वेयर very few other forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया ये, क्योंकि हमने इसको इमेजिन करके समझा बच्चों। इनफैक्ट अपन ने तो इसमें हर एक पॉइंट के एग्जांपल्स भी ले लिए हैं, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस ले लिया है हम लोगों ने, है ना, तो डिप्लोकोकस निमोनिये हमने ले लिया है, हमने सल्फर बैक्टीरिया समझ लिया, ठीक है, और आपने स्यूडोमोनास सिरिंजे भी समझा था। अब हम कहाँ आएंगे डायग्राम पे वापस, ये रहा। अब बैक्टीरिया का शेप क्या होता है तो ये जानना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, अगर कोई बैक्टीरिया राउंड शेप का है तो हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे कोकस, ठीक है। थोड़ा छोटा राउंड बनाते हैं अपन, राउंड शेप का बैक्टीरिया तो हम बोलते हैं कोकस, ठीक है, ये सिंगुलर टर्म है। और प्लूरल टर्म इसका क्या होता है? कोकाई, ठीक है बच्चों, ओके। राउंड शेप का बैक्टीरिया, अब ये राउंड शेप का बैक्टीरिया एक सिंगल है तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ पता है? मोनोकोकस। अगर ऐसे दो राउंड शेप के बैक्टीरिया साथ में चिपके हुए होते तो मैं बोलती डिप्लोकोकस। समझ गए निमोनिया वाले का बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा? ऐसा होगा, डिप्लोकोकस। अगर ये चेन बना रहे हैं इस तरीके से तो मैं बोलूंगी स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये ग्रेप के बंच की तरह अरेंज हो गए हैं तो मैं बोलूंगी स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो इस तरीके से कोकस मतलब कि राउंड शेप का बैक्टीरिया। कोकस में डिफरेंट टाइप्स होंगे, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बहुत सारे इन सब के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन सभी के एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। अब आप लोगों को जब ये समझ में आया है तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। इसमें अपन 4-5 देखते हैं। ये देखो, मोनोकोकस आपको पता है, ये डिप्लोकोकस हो गया, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एक ही बात है, इन्होंने स्ट्रेप्टो बोल के गलत करा है इसको, हालांकि हमें मालूम है स्ट्रेप्टो मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। डिप्लोकोकस निमोनिया विल बी अ बेटर टर्म फॉर दिस। देन इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ देखिए आप, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ग्रेप बंच की तरह हो जाए तो, है ना। और अगर कोई भी बैक्टीरियाज इन अ ग्रुप ऑफ 8 एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फॉर्म्स अ क्यूब शेप स्ट्रक्चर, देन वी विल बी सेइंग इट एज सारसीना, ठीक है। तो ये राउंड शेप के बैक्टीरियाज अगर क्यूबिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो तो वी विल बी सेइंग इट एज सारसीना।
like this if they exist, then it is a Sarcina. ठीक है, और we can say 8 group of 8 coccus, ये coca है, is called as Sarcina. Okay, so this is all about the coccus shapes. Okay, coccus of different types. Then अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप का है बच्चों, ठीक है, कैसे शेप का है, रॉड शेप का है, तो हम उसे बोलते हैं बैसिलस. ये टर्म है सिंगुलर, और इसी को हम बोलते हैं बैसिलाई अगर ये टर्म हो जाता है प्लूरल. इसमें रॉड शेप कैसा रॉड होता है, तो ऐसा रॉड है ना. जनरली आप जब भी बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ना, तो आप हमेशा ही जब एक्सप्लेनेशन में कोई बैक्टीरिया बना के बताते तो आप ऐसा बना के बताते हैं. दिस इज अ रॉड शेप बैक्टीरियम, ठीक है. सो दिस इज मोनोबैसिलस. कैन आई से दिस विल बी अ डिप्लोबैसिलस, ठीक है. दिस विल बी अ स्ट्रेप्टोबैसिलस, isn't it, like this. So their bacteria can be of rod shape also. They could be one, they could be multiple. Let's see the example. So this will be chain of bacilli, Bacillus anthracis. Can you all see the rod shape here? This is bacillus. 1, 2, 3, 4 multiple are arranged together. It will be called as streptobacillus. ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं स्ट्रेन को. ठीक है बच्चों. अच्छा, ये सिंगल बैसिलाई वाला जो है ये कभी कभी फ्लेजिलेटेड भी हो सकता है, लाइक दिस. इसमें बहुत सारे मल्टीपल फ्लेजिलास या वन सिंगल फ्लेजिला भी हो सकता है, ठीक है. एंड इट कुड बी अ स्पोर फॉर्मर ऑल्सो समटाइम्स, लाइक उसमें कोई स्पोर फॉर्म हो जाता है और वो छुप के रहता है और बहुत टाइम तक इनएक्टिव स्टेट में रहता है. अगर ऐसा हो गया तो हम उसको बोल देते हैं स्पोर फॉर्मर रॉड शेप बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, फूड पॉइजनिंग, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. ठीक है. अब बच्चों इसके अलावा और क्या शेप्स हो सकते हैं, तो इसके अलावा जो शेप होते हैं, बैसिलस के अलावा अगर कोई शेप एग्जिस्ट करता है तो वो होता है कॉमा शेप. तो कॉमा शेप के बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो, which could be looking somewhat like this. Okay, this is a comma shaped bacteria. Then there could be spiral bacteria also. अच्छा, comma shaped bacteria का नाम होता है विब्रियम when we say it as singular word, and vibrio when we are talking for the plural word of the same. And spiral shaped bacteria are also present. Whenever we talk about one single, we will be saying spirulum. This is singular, and spirali, yes, spirally, plural. ठीक है. तो spiral shaped bacteria could be like this. Or they could be highly folded, we can say, or we can say very much spiral in shape, like spirocate. ओके बच्चों, तो इतने सारे डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरियाज पॉसिबल है इन दी किंगडम मोनेरा. ठीक है, चलिए इमेज भी देख लीजिए. अब स्पिरुला, स्पाइरोकेट, विब्रियो, सब शेप आपको मालूम है ना. अब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे इसके लिए. बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. द स्फेरिकल कोकस, प्लूरल कोकाई, रॉड शेप बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई, द कॉमा शेप्ड विब्रियम, प्लूरल विब्रियो, एंड द स्पाइरल स्पिरुलम और प्लूरल विल बी स्पिरुला. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरियल शेप्स वी कैन से. नाउ अब आती है बात यहाँ से. ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकल बात पे वापस आते हैं. शेप वाला पोर्शन समझ में आ गया है शायद सभी को. अब नेक्स्ट मैं एक बात बताती हूँ. जैसे कि बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है.
है ना। और बैक्टीरिया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है उसके पास में, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, उसके पास में कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स है, इतना छोटू सा सेल है, लेकिन उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट या डाइवर्स है वी कैन से। जैसे कि कई बैक्टीरियाज हम बोल रहे हैं कि इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पा रहे, कई बैक्टीरियाज इतने लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पा रहे, मतलब उनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही देखने मिल रही है, इजंट इट? ठीक है, तो मेटाबॉलिकली वेरी डाइवर्स, हाउएवर दे आर वेरी सिंपल इन शेप, ओके। So though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. समझ आया? तो अभी क्या होता है, आप लोग जैसे कि इस साल में 2023 में कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है आज से 10 साल बाद में या 5 साल ही ले लो, क्या आप वही सेम एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएंगे? So the answer to this statement will be no, because हम जैसे जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज को मारने के लिए, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिकेशंस यूज्ड फॉर किलिंग द बैक्टीरियाज, ठीक है, तो हम जैसे ही एंटीबायोटिक खाते हैं हमारे बैक्टीरियाज में से कुछ एक बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस गेन करना सीख लेते हैं, एंड फिर उनकी जनरेशन जो होती है वो इस एंटीबायोटिक से अब मरती नहीं। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी जो भी एग्जिस्टिंग जनरेशन प्रेजेंट है वो सबके सब एक एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब उससे मरती नहीं, फिर हमें एंटीबायोटिक दूसरा लाना पड़ता है मार्केट में। आज से 10-12 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स चल रहे थे मार्केट में वो अब हम नहीं खाते, और अभी जो हम खा रहे हैं आगे जाके वो भी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियाज as a group shows so much of metabolic diversity. They are very adaptive, they are very simple organisms, right? They are very highly, we can say, variated, और mutations भी show करते हैं कई बार बहुत fast rate पे। तो बैक्टीरियाज की मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, डिफरेंट है, डाइवर्स है। और एक बात है कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं बच्चों। तो जैसे कि मैं बात करूं न्यूट्रिशन का मोड क्या होता होगा, अभी अपन अपने ऐसे लोगों की बात करें ह्यूमन की, तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हम बोलेंगे होलोजोइक। खाना खाते हैं, चाहे वो कच्चा खाते हैं चाहे पका के खाते हैं, चाहे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं चाहे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, राइट। तो हम हमारी जब बात करते हैं तो वी आर होलोजोइक। और बैक्टीरियाज ये क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते होंगे, तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हैं बैक्टीरियाज में, उसके बाद में हमें इनके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बारे में और अंदाजा होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियाज, तो बच्चों बैक्टीरियाज में कितने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है देखना। हाँ, पहले आ जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक आ जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया जो है ये शो कर सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। एक्चुअली एनसीईआरटी नहीं, गूगल भी आपको ट्रॉफिज्म में PISM ही लिख के देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फिज्म ऐसा बोलने में आता है। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म एंड फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, ओके। फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया क्या क्या शो कर देता होगा, सो दे विल बी शोइंग दैट दे कैन बी ईदर सैप्रोट्रॉफिक or they can be parasitic. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतने सारे। अब देखो कीमो ऑटोट्रॉफिज्म वाले जो बैक्टीरियाज हैं दे आर एबल टू synthesize their own food, ठीक है, their own we can say organic food। खाना बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं,
ठीक है, यूजिंग एनर्जी liberated by oxidation of inorganic इस पूरे को ऊपर उठाना पड़ेगा अब हमें। inorganic substances या inorganic compounds, ठीक है, they are able to synthesize their own food, organic food, using energy liberated by oxidation of inorganic compounds, ठीक है। और फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, दे possess chlorophyll A like plants and capture sunlight and use it as a source of energy to synthesize organic food from inorganic raw material। और तीसरा सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक, दे फीड ऑन डेड, सॉरी हम फीड वर्ड लिखेंगे तो रॉन्ग हो सकता है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइटिक, दे लिव इन और on the body of host। तो आप लोग देखो यार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कितने सारे टाइप के शो कर पा रहे हैं ना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वी कैन से। बैक्टीरियाज अपने खाना खुद भी बना सकते हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरियाज न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सकते हैं किसी बने बनाए फूड सोर्स से, दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के मदद से, पर एनर्जी जो सोर्स है जिसकी मदद से खाना बनाएंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से ऑब्टेन हुआ जो एटीपी है, उस एटीपी का इस्तेमाल करके ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर दोज बैक्टीरियाज विच यूटिलाइज द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड फॉर देमसेल्व्स। सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज वो होते हैं द बैक्टीरियाज विच विल बी ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, एंड पैरासाइटिक बैक्टीरियाज वो होते हैं द बैक्टीरियाज विच विल बी लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी होस्ट और ऑन द बॉडी ऑफ एनी होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन। इनफैक्ट हमने एक कैटेगरी और छोड़ दी जो मुझे सडनली याद आ रही है, बैक्टीरियाज में हेट्रोट्रॉफिक में दे कैन बी सिम्बायोटिक ऑल्सो। सिम्बायोटिक मतलब कि ये किसी की बॉडी में रहते हैं और किसी की बॉडी में कुछ हेल्प करते हैं और बदले में वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब कि पैरासाइट की तरह नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा हेल्पर या एड की तरह रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सिम्बायोटिक में दे कैन, वन सेकेंड, सिम्बायोटिक में दे लिव इन host, sorry, they live in body of another
organism and shows mutualism. Mutualism मतलब help the organism and take food in return and shelter also. Food and shelter in return. इसका क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे कि हमारी बॉडी की बात करते हैं अपन, ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी जो है, दिख रहा है कि नहीं लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, दिख रहा है। तो जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों, उस ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन एरिया में आपको पता होगा कि कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ मतलब कि कुछ वर्ड तो बहुत छोटा है क्योंकि ये बैक्टीरियाज बिलियंस इन नंबर है। तो हमारे खुद के इंटेस्टाइन में बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं और ये बैक्टीरियाज जो है इनका क्या नाम है? तो वन ऑफ द बैक्टीरियल जीनस इज इश्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। और इसके अलावा और भी 300-400 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में रहते हैं, ई कोलाई और उसके अलावा बहुत सारे और भी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में रह रहे हैं, तो क्या हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं इंटेस्टाइन में रह के? नहीं, इनफैक्ट ये नहीं रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी बॉडी को 4 टाइप के विटामिन बना के देते हैं। विटामिन B1, ठीक है, थायमीन, विटामिन B2 विच इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 विच इज साइनोकोबालामिन एंड विटामिन K। ये 4 विटामिन बैक्टीरिया अपने को बना के दे रहे हैं, तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो बदले में हम उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं और खाने के लिए हमारा फूड दे रहे हैं। तो क्या हो गया? वो हो गया आपका सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। तो इतने सारे डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि बैक्टीरिया जो है इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कुछ ज्यादा ही है, भले ये कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टिल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? इन द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वी कैन से। Okay, so look at this now. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substances. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. They depend on other organism or on डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। आई रियली होप कि मैंने जो आप लोगों को चार्ट बना के दिया है वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएगा इस पॉइंट को व्हेन कंपेयर्ड टू व्हिच इज रिटन इन एनसीईआरटी राइट नाउ। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं। अब हमने क्योंकि इतना सारा बैक्टीरिया के बारे में जान लिया, मैं जानना चाहती हूँ कितने टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वी कैन से, ठीक है, या किंगडम मोनेरा में डोमेन सिस्टम के हिसाब से जाए तो 2 डोमेन्स होते हैं, एक होता है आर्की डोमेन, एक होता है यू डोमेन। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा कैन बी डिवाइडेड, वी कैन से, rather than writing types of bacteria, we'll be writing kingdom monera as bifurcated into 2 different types. One is archaebacteria and one will be eubacteria. हम पहले पढ़ रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्की वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। तो पहले तो अपन प्रिमिटिव बैक्टीरिया देखते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरियाज और यू बैक्टीरियाज में क्या डिफरेंस है? प्रिमिटिव बैक्टीरियाज एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं हमेशा ही, और यू बैक्टीरियाज जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, नॉर्मल में भी, अलग अलग टाइप के। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हमेशा ही हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, राइट? हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में एसिड में रहे तो भी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा, हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन में जाके रह रहा है तो भी एक्सट्रीम मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉडी का, लेकिन अगर स्टमक के एसिड में रहे तो एक्सट्रीम है। अगर मैं बोलूँगी इंटेस्टाइन में रह रहे बैक्टीरिया, एक्सट्रीम कंडीशन नहीं, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो एक्सट्रीम हमारी बॉडी में है भी और नहीं भी है। चलिए ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये बैक्टीरियाज जो है ग्रीन ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स, वी कैन से, हॉट स्प्रिंग्स में है, कलर इम्पार्ट कर रहे हैं। दीज आर द बैक्टीरियाज, आर्कीबैक्टीरियाज। ओके, सो द बैक्टीरियाज लिविंग इनसाइड द हॉट स्प्रिंग्स। इन बैक्टीरियाज के लिए हम नाम क्या इस्तेमाल करते हैं हॉट स्प्रिंग्स में और एसिडिक कंडीशन में? कलेक्टिवली हम बोलते हैं
एसिडोफिलस। ठीक है, इरेज करके वापस लिख रही हूँ, थर्मो एसिडोफिलस। टर्म क्या हो गया? सिंगुलर। और मैंने बोला थर्मो एसिडोफाइल प्लूरल। ठीक है, तो थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया कैन बी लिविंग इनसाइड हॉट स्प्रिंग्स, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक एनवायरमेंट्स, एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया एक आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। दूसरा आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है दोज बैक्टीरिया विच आर एबल टू लिव इन द सी वाटर। ठीक है, समुद्री पानी में जो रह सकते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया समुद्री पानी में रहते हैं मोस्टली। तो द बैक्टीरियाज विच कैन लिव इनसाइड द सी वाटर, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये सॉल्ट कंडीशंस में रह पाते हैं, हम इनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल, सॉल्ट, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन। देन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स में आते हैं कैटल्स। ठीक है, काउ, गोट, बफेलो, ये सब है ना। तो रूमिनेंट एनिमल्स के बॉडी में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज के बारे में अपन जानते हैं। देखिए, काउ दिख रही है हम लोगों को यहाँ पर राइट नाउ, कैटल है ये काउ ग्रास खा रही है। ठीक है, ग्रास जो है बच्चों एक प्लांट बेस्ड प्लांट है, मतलब एक प्रकार से। तो हम बोलेंगे कि प्लांट के सेल वॉल में तो सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, और कैटल्स जितने भी होते हैं उनके पास में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलेज। और इसको अचीव करने के लिए काफी सारे बैक्टीरिया मदद करते हैं जो कि काउ के रूमेन और रेटिकुलम हिस्से में पाए जाते हैं, रूमेन और रेटिकुलम एरिया में पाए जाते हैं। ऐसे कई सारे बैक्टीरियाज इस ग्रास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन की मदद से। ठीक है, जब ये फर्मेंटेशन हो जाता है तब रिलीज होती है गैसेस लाइक हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसे मिला देते हैं, कंपाउंड बना के मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं मिथेनोजन बैक्टीरियाज, जो कि कैटल के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसके गट में। ठीक है, रूमेन एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर इसने ग्रास खाई, ग्रास पहुंची ईसोफेगस से स्टमक एरिया में। स्टमक में चेम्बर्स होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ फॉर्मेंटेशन से, फिर हाइड्रोजन एंड CO2 लिबरेट हुई, जिसको कि मिथेनोजन्स ने कन्वर्ट करके बना मीथेन। तो देखिए, प्लांट मटेरियल, बैक्टीरियल डाइजेशन और फॉर्मेंटेशन, H2N, CO2 liberated, मिथेनोजन्स बैक्टीरिया कन्वर्ट इट इनटू मीथेन, मीथेन विल बी आउटसाइड द बॉडी। तो काउ डंग जो होता है, ठीक है, जो फीकल मैटर काउ का है, जैसे कि काउ डंग केक्स बनते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कंडे बोलते हैं, तो वो उसके अंदर मीथेन गैस लिबरेट हो रही होती है, जैसे काउ डंग बनता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और एक काउ डंग में से एक बहुत डिस्टिंक्ट सी स्मेल आ रही होती है, दैट स्मेल इज बिकॉज ऑफ मीथेन ओनली। ठीक है, एंड द मीथेन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दीज organisms fecal matter because of the presence of methanogen bacteria. So this is the point. Now, as we have seen that the bacterias are especially the archaebacterias. One second. ओके, सो जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं बच्चों, ये आर्कीबैक्टीरियाज बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए केपेबल होते हैं, ऐसा हमने अभी समझा। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पा रहे हैं तो इनके पास में कुछ तो स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। तो जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर के साइड पर बैक्टीरिया के प्रेजेंट होता है एक सेल वॉल, राइट। ठीक है, एक सेल वॉल होता है, और कुछ बैक्टीरिया जो कि एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, उनके पास में एक कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। सभी बैक्टीरिया में कैप्सूल की प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में एक स्लाइमी कैप्सूल, चिकना चिकना कैप्सूल भी होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका प्लाज्मिड हो गया, ये इसका क्रोमोसोम हो गया, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया है मैंने, और यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म हो गया ये। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेल वॉल।
ठीक है, आप देखो ये भी डायग्राम ऐसे दिख रहा है। अब ये सेल वॉल जो है, जो कि आर्की बैक्टीरिया की बात कर रही हूं मैं किसकी बात कर रही हूं? आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल की बात कर रही हूं। उनकी सेल वॉल जो है ये एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और इस सेल वॉल को अपन नाम देते हैं एस लेयर। ये क्या नाम देते हैं इसे? एस लेयर। एस लेयर का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस लेयर। और ये सरफेस लेयर एक स्पेशलाइज्ड टाइप के प्रोटीन से बनती है, और वो प्रोटीन रिपीटेशन में लगता है यहाँ पर। मतलब कि प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी है, तो वो प्रोटीन यहाँ पर जो है 1 नंबर दे दिया मैंने अगर उसको, तो ये 1 नंबर का ही प्रोटीन चेन बना रहा है बच्चों। पूरी बात समझ आई? एक ही टाइप का प्रोटीन पूरा एस लेयर फॉर्म करता है। मैक्सिमम 2 टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की प्रोटीन से एस लेयर नहीं बनती। इट इज अ मोनोलेयर ऑफ अ गिवन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन which protects the bacteria from extreme conditions. So some of the bacteria will be possessing this, like this category of bacteria which is able to survive in extremest condition called as archaebacteria will be having a specialized cell wall made up of S layer, which is specially a kind of single protein which makes a coating over the plasma membrane of the bacteria, archaebacteria. ठीक है, थ्योरी रीड करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए ये। देखो, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extremely salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles, marshy areas, methanogens. मार्शी माने कि कीचड़, ठीक है, मार्शी एरियाज मतलब कि कीचड़, तो कीचड़ में भी मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स में भी मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जो कि एस लेयर वाले है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow, buffalo, and they are responsible for the production of methane or biogas from the dung of these animals. ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आर्की बैक्टीरिया तुम्हारे को पूरा समझ में आ गया। अपन आते हैं यू बैक्टीरिया की तरफ, है ना। ये देखो यहां से अब ये डायग्राम देख के समझते हैं, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया का डायग्राम दिया है, और ये हमारे सामने जो डायग्राम है ये यू बैक्टीरिया का डायग्राम है। आर्की का डायग्राम ऐसा नहीं होता है, यू बैक्टीरिया फ्लैजेलेटेड होता है, आर्की नहीं। ये यू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको इसके डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है ना, तो अपन बहुत ध्यान से समझते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम है। ये एक बैक्टीरिया बना रखा है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में अपन पहले लेयर्स देखते हैं। तो सबसे बाहर की लेयर आप लोगों को दिख रही है, सबसे बाहर की जो लेयर है, इस लेयर का क्या नाम है? कैप्सूल या स्लाइम लेयर। ये मैंने कहा था ना कि कुछ बैक्टीरिया के पास में एक चिकना सा कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर होती है, ये वो लेयर है। इसके जस्ट अंदर की तरफ एक लेयर दिख रही है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है बच्चों, ये सेल वॉल किस चीज की मिलकर बनी है? हमने कई बार समझाया इसको तो कि ये प्रोटियोग्लाइकेंस एंड लिपोपॉलीसैकेराइड की मिलके बनी है। ठीक है, फिर आती है इसके भी अंदर की तरफ एक लेयर जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सारे के सारे लिविंग सेल्स के पास होती है, कोई नई बात नहीं है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, जो कि नॉर्मली सब में होती है वैसी। फिर आता है इसके अंदर की पोर्शन। अंदर की पोर्शन को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एरिया। साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो सोल्यूशन सेमी सॉलिड टाइप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ये भी आप लोगों को पता है। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के डीएनए। एक दिख रहा है आपको क्रोमोसोमल न्यूक्लियोइड रीजन, और एक आपको दिख रहा है प्लाज्मिड डीएनए। बच्चों प्लाज्मिड डीएनए जो होता है, इट विल बी कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है इस बात का? प्लाज्मिड डीएनए इट इज सिंगल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए इज अ सिंगल डीएनए, सर्कुलर डीएनए एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। व्हाट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल? ये डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए है,
न्यूक्लियस नहीं है पर क्रोमोसोम टाइप शेप दिख रहा है ना इसका, क्योंकि एक सिंगल क्रोमोसोम है। और ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है, तो क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा कोई डीएनए प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। और प्लाज्मिड किस चीज में हेल्प करता है, तो मैंने आप लोग को आज की क्लास में बताया था कि कई सारे बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। तो जिन जिन बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उन बैक्टीरियाज के पास में कोई ना कोई एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ही रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और वो एंटीबायोटिक्स से मरते नहीं। तो प्लाज्मिड डीएनए में दे विल बी हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विच विल बी हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन ऑफ देम। मैंने मान लो कि इस बैक्टीरिया में से ये प्लाज्मिड डीएनए हटा दिया तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा क्या, नहीं, जिंदा रहेगा। मतलब कि प्लाज्मिड डीएनए का सेल की कोई एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने एक बैक्टीरिया लिया, उसको मैंने प्लाज्मिड डीएनए वाला लिया, और एक बैक्टीरिया मैंने बिना प्लाज्मिड डीएनए वाला लिया, दो लिए। प्लाज्मिड डीएनए में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ओके। प्लाज्मिड डीएनए वाला जो बैक्टीरिया है उसको मैंने रखा एंटीबायोटिक में। बिना प्लाज्मिड डीएनए जो बैक्टीरिया था उसको मैंने रखा एंटीबायोटिक में। तो प्लाज्मिड कैरिंग बैक्टीरिया विल बी एबल टू सर्वाइव इन द एंटीबायोटिक स्पेसिफिक टाइप की, और जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है दैट बैक्टीरिया विल बी डाइंग इन द एंटीबायोटिक। दैट मीन्स जिस बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड डीएनए है उसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन एंटीबायोटिक होती है। सब एंटीबायोटिक में जिंदा रहेगा ऐसा नहीं है ना, कुछ स्पेसिफिक में रहेगा जिसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके पास में है। फॉर एग्जाम्पल इस बैक्टीरिया के पास में मैंने ऐसा बोल दिया कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो जब मैं इस बैक्टीरिया को, जिसमें कि ये प्लाज्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन वाला, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में रख दूंगी इस बैक्टीरिया को तो वो मरेगा नहीं। पर अगर इसी बैक्टीरिया को मैंने उठाया और मैंने इसको रख दिया एम्पेसिलिन वाले एंटीबायोटिक में तो मर जाएगा। तो बेसिकली जिस पर्टिकुलर टाइप का जीन इनके पास में है उस एंटीबायोटिक से बच जाते हैं। अच्छा, तो ये प्लाज्मिड डीएनए हुआ, क्रोमोसोमल डीएनए हुआ, दोनों बातें समझ में आ गई अपने को। तो प्लाज्मिड डीएनए इज आल्सो डन, chromosomal DNA is also done. Then next comes is ribosomes. Ribosomes are also present inside the bacteria. This is the only cell organelle which we can see, right? Other than the chromosome. Chromosome is not a cell organelle. This is the only cell organelle. 70S type of ribosomes are present inside the bacteria. 70S type. 70S type ribosome अगर आप लोगों को सेल चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 70S टाइप के राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, 50S एंड 30S। ये दो सब यूनिट कैरी करते हैं 70S टाइप के राइबोसोम्स, ठीक है। ये सेल चैप्टर में समझ में आता है। फिर इसके अलावा फूड ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं इसके पास में। कुछ बैक्टीरियाज के पास में फ्लेजिला की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। तो ये जो फ्लेजिला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये एक प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला है। बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लेजिला में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला के पास में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब जब मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लूंगी तब मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसे प्रोटीन्स अरेंज नहीं दिख रहे हैं 9+2 करके। लेकिन पता है यूकैरियोटिक फ्लेजिला में ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जो कि 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट दे रहे होते हैं। इसका फ्लेजिला जिस प्रोटीन से मिलकर बना है उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फ्लेजिलिन, फ्लेजिलिन प्रोटीन। दिस इज ऑल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेलिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया के सरफेस पे कई सारे पाइलई मतलब स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक नजर आ सकते हैं आप लोगों को, जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करके वो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन आया, उसके बाद में क्योंकि इनके पास में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल भी ऐसे ऊपर आ जाएगी। मान लो कि वो बैक्टीरिया कोई कैप्सूलर बैक्टीरिया है, उसके पास कैप्सूल है तो वो भी ऐसे आ जाएगा। तो सरफेस पे ऐसे प्रोजेक्शंस दिखेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्शंस है किसके? ओरिजिनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम सब लोगों को क्लियर हो गया है
तो हम अगले डायग्राम पे मूव करते हैं, फिर हम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी ऑलरेडी रहेगी। ये वाला बैक्टीरिया कौन दिख रहा है यार, ये तो हरा हरा सा दिख रहा है बहुत ज्यादा। इस बैक्टीरिया के पास में खास बात आपको नजर आ गई होगी एकदम से, थाइलेकॉइड्स की प्रेजेंस है। राइबोसोम्स तो है ही, न्यूक्लियोइड भी है, प्लाज्मिड डीएनए दिख नहीं रहा है इसके पास में, लेकिन रूबिस्को प्रेजेंट है। रूबिस्को एक एंजाइम है, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये एंजाइम का नाम है। रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला एंजाइम है, ये इसके पास क्या कर रहा है? तो हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कई सारे बैक्टीरिया सनलाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी मान के और उसको कैप्चर करके, इनके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है प्लांट्स की तरह, कैप्चर करके इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करना जानते हैं प्लांट्स की तरह। तो इन बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। मैंने ये डायग्राम क्यों लिया है? जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल हाउ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट, ठीक है। सो दे विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड्स इन देम, ओके। दे डोंट शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके पास थाइलेकॉइड्स डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर आपसे कोई बोलेगा बच्चों प्लांट सेल्स की तरह क्या बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वी विल बी सेइंग नो, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। पर क्या प्लांट सेल्स की तरह बैक्टीरिया के पास में भी क्लोरोफिल ए होता है, तो हम बोलेंगे यस। क्या उसका क्लोरोफिल ए थाइलेकॉइड्स में होता है, देन ऑल्सो विल बी सेइंग यस, ओके। सो दिस इज ऑल। अच्छा, अब ये जो साइनोबैक्टीरियाज के बारे में अपन ने बात करी ना, साइनोबैक्टीरियाज के शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि राउंड शेप के हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, यूनिसेलर हो सकते हैं, मल्टी सेलर हो सकते हैं, ठीक है, राउंड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग शेप्स के साइनोबैक्टीरिया मतलब कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। देखो ये साइनोबैक्टीरिया पानी में हो तो कुछ ऐसा हो जाता है, पानी नजर आता है इस प्रकार से। सो लेट्स रीड सम ऑफ द थ्योरी पोर्शन, देन ओनली विल बी प्रोसीडिंग। आगे तभी बढ़ेंगे जब जितना हमने अभी पढ़ा है उतना समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज, हजारों की मात्रा में। They are characterized by presence of a rigid cell wall made up of glycoprotein and lipopolysaccharide and if motile of flagella. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. photosynthesis की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं। The cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous। या तो वो हमने देखा जैसे अभी कि वो सिंगल सेल के हो सकते हैं या फिर एक सेकेंड ना, वो सिंगल सेल के हो सकते हैं या फिर मल्टीपल सेल्स के हो सकते हैं, कॉलोनी हो सकते हैं, फिलामेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये कॉलोनी दिख रहा है, ये सिंगल सेल दिख रहा है, ठीक है, ये फिलामेंटस दिख रहा है, ओके। कुछ भी हो सकता है इनमें से। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताओ, तो हम बोलेंगे साइनोबैक्टीरियाज आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे एंड दे आर दोज बैक्टीरियाज व्हिच possess chlorophyll A in the thylakoids present inside the cytosol portion of the cyanobacteria, able to capture sunlight and synthesize the food on their own, right? और क्या बता सकते हैं हम? Cyanobacteria can exist as singly present structure, or they can be as a colony or filament. They can be unicellular, they can be multicellular. Okay, these are the points which we can say they can exist in fresh water, marine water or land, terrestrial, कुछ भी बोल सकते हैं. The colonies are generally surrounded by a gelatinous sheath. इनकी colonies के आसपास में एक jelly like sheath होती है, इसीलिए जब भी पानी के अंदर
साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल गई किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई तो वो पानी में चिकनाहट बहुत हो जाती है। उसकी चिकनाहट का कारण ही है साइनोबैक्टीरिया के आसपास में प्रेजेंट सेल वॉल के बाहर की तरफ एक जेलेटिनस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, म्यूकॉइड। म्यूकॉइड मतलब कि जेली लाइक। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इफ इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये एल्गल ब्लूम बोलते हैं ना अपन ऐसे। ये देखो ये ब्लूम है। अभी पानी में बहुत पोल्यूशन था तो वहाँ साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो ऐसे ब्लूम हो जाता है बच्चों। ऐसे साइनोबैक्टीरिया ब्लूम अगर कॉज कर देता है तो नीचे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। अल्गल ब्लूम भी ऐसा ही होता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लूम की तरह ही। ओके, देन there are some of the organisms which are able to fix the atmospheric nitrogen। अब हम इसके बारे में बात करते हैं इस डायग्राम को देख के। तो मैं आप लोगों को जो डायग्राम दिखा रही हूँ ये वाला, ये डायग्राम है एक ब्लू ग्रीन एल्गे का। ये जो डायग्राम है ये है एक साइनोबैक्टीरिया या तो फिर ब्लू ग्रीन एल्गे का डायग्राम है ये, जो कि कैसी है, इट इज फिलामेंटस। शेप से मालूम पड़ रहा है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे के दो एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक नाम है और एनाबेना, ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। देखिए इस फिलामेंटस एल्गे में आप क्या देख पा रहे हैं, सारे सेल्स सेम 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 टाइप के दिख रहे हैं, कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट है लेकिन कॉलोनी फिलामेंटस है, ठीक है, सेम 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 सेम। कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है, ये सेल डिफरेंट सा दिख रहा है। इस सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, और ये जो सेल है इसका नाम है हेटेरोसिस्ट, ये डिफरेंट सेल है। ये सेल क्या चीज में हेल्प करता है, दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके कैप्चर करवाता है इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ओके, सो द हेटेरोसिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द केस ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ठीक है, समझ आया? चलो अब इस पे आ जाओ। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocyst. Example is nostoc and anabena. फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। देखो मैं आपको कुछ इमेजेस इसलिए बताती हूँ ताकि क्या रहता है, क्लैरिटी ज़्यादा आती है बच्चों। देखिए ये वाला केस देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं बैक्टीरियाज की। दोनों के दोनों बैक्टीरियाज जो हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरियाज हैं। यू बैक्टीरियाज भी कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और आर के भी कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यू बैक्टीरियाज की बात करें। पहला बैक्टीरिया मुझे दिख रहा है थायोबैसिलस फेरोऑक्सिडेंस। ये क्या कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि थायोबैसिलस फेरोऑक्सिडेंस नाम का जो बैक्टीरिया है ये 2Fe2+ को 2Fe3+ में कन्वर्ट कर रहा है ना। मतलब कि 2Fe2+ को 2Fe3+ में कन्वर्ट करना तो एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया यहाँ पर, है ना। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, नहीं मैं सही बोल रही थी, ये ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो यहाँ पर हुआ है, ये ऑक्सीडेशन के कारण से हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयंस लिबरेट हुआ है ना बच्चों। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसके रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के कारण से जो हाइड्रोजन लिबरेट होगा यहाँ पर, ये तो आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन को फ्री कर दिया इसने। अभी हाइड्रोजन NAD+ में ऐड होके NADH बना देगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से ये ADP को कन्वर्ट करके ATP बनाएगा। मतलब ये थायोबैसिलस फेरोऑक्सिडेंस
इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए फूड बनाने के लिए एनर्जी बना रहे हैं। एटीपी आ जाएगा ना इसके पास, तभी ये इस एटीपी का इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलाकर फूड बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? वापस से बता देती हूँ एक बार। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस बैक्टीरिया इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग आयरन। ठीक है, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। दिस हाइड्रोजन विल बी यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ दिस बैक्टीरिया, वेयर बिकॉज ऑफ विच द एटीपी प्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, इनडायरेक्टली ATP formed in this reaction is used for formation of organic food from the inorganic raw materials. तो ये हुआ chemoautotropism. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स। जैसे कि थायोबैसिलस फेरो था, तो फेरो मतलब फेरस मतलब आयरन, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स, थायो का मतलब होता है सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये H2S नाम की जो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें O2 ऐड करवा रहा है। ठीक है, H2S में O2 ऐड करवा रहा है, SO4 बना लिया इसने यहाँ पर 2 नेगेटिव। इसके कारण से, इसके ऑक्सीडेशन के कारण से जो एनर्जी लिबरेट हुई है यहाँ पर, उस एनर्जी से इसने ADP को ATP में कन्वर्ट करा, मतलब ATP फॉर्मेशन करा। अब इस ATP का इस्तेमाल करके इसने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट मतलब कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनवा लिया। ये हुआ, ये क्या हुआ, दिस हैपेंड इज what happened here is an example of chemoautotropism. Okay, so this is how they will be synthesizing the food for themselves. और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो अमोनियम आयन को लिया, ऑक्सीडाइज करके बनाया नाइट्राइट, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके बनाया नाइट्रेट। बच्चों हर एक स्टेप पर एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी लिबरेटेड हियर ऑल्सो, एनर्जी लिबरेटेड हियर ऑल्सो। ये एनर्जी जितनी भी लिबरेट हो रही है ना, इसका इस्तेमाल करके ये अपने लिए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज कर सकते। ओके, सो दिस इज दी यू बैक्टीरिया जो हम पढ़ रहे हैं। इसको आप जब देखेंगे ना, यहाँ से पैराग्राफ पढ़ेंगे, इतना क्लियर नहीं होता है। जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इमेजेस के हेल्प से, तो बहुत क्लैरिटी आ रही है। एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट that visual form of learning is always best form of learning, we can say. See this, chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, H2S, है ना, अभी अपन ने देखा था वो, okay, and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. चारों देखे ना अपन ने, तो नाइट्रीफाइंग नाइट्रोजन भी रिलीज कर देंगे। ऐसे करते करते उसको जब ऑक्सीडाइज करते जा रहे होंगे तो एक लिमिट पे फ्री नाइट्रोजन लिबरेट हो जाएगा, ऐसे ऑक्सीडाइज होते जाएगा। एक लिमिट पे फ्री सल्फर लिबरेट, एक लिमिट पर फ्री फॉस्फोरस लिबरेट, एक लिमिट पर फ्री आयरन लिबरेट। ऐसे करते करते ये न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स में जब हमारे पास में सल्फर किसी कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल H2S या SO2, ठीक है, तो वो सल्फर को फ्री करना है मुझे अगर, तब मुझे उसे कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। बैक्टीरियाज इसलिए नाइट्रोजन साइक्लिंग वगैरह में भी बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। ओके, अभी हमने देखे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। फिर हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. They majority are important decomposers. जो कि हमने शुरू में ही देख लिया था कि मैक्सिमम बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स नेचर के होते हैं और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, राइट। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स एट्सेट्रा। ये सारी जो बातें हैं इसको अपन इमेज से समझेंगे, ज़्यादा ईजी। देखिए, जैसे कि कर्ड है, दही, तो हम कर्ड को बनाते कैसे, हम मिल्क से बनाते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जो है मिल्क लेते हैं, मिल्क के अंदर आप लोग ऐड करते हैं कुछ बैक्टीरिया का इनोक्यूलम। तो इनोक्यूलम हिंदी में बोलते हैं जामन, आप लोग अलग अलग नाम बोल सकते हैं। तो इनोक्यूलम इज कर्ड, ठीक है, थोड़ा सा ऐड करा अपन ने, इन जो कि प्रोसेस को इनिशिएट कर दें। थोड़ा सा बैक्टीरिया है बेसिकली इनोक्यूलम में, ठीक है।
सो सम बैक्टीरियाज आर देयर। ओके, अब हम इन बैक्टीरियाज को इनोकुलम लिया और ये मिल्क पूरा का पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एक समय के बाद, है ना। तो ये कर्ड जो है इसके अंदर क्या है एक्चुअली में, तो जो बैक्टीरिया का आपने इनोकुलम लिया थोड़ा सा, उसने पूरे के पूरे मिल्क के अंदर से सारे के सारे मिल्क को कन्वर्ट करके कर्ड बना दिया। तो इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया विच इज responsible for formation of curd from milk. Then antibiotics formation. तो बच्चों एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए दो मेजर सोर्स होते हैं। भाई आपको बैक्टीरिया को मारना है ना, बैक्टीरिया को मारना है, इसकी इंफॉर्मेशन दो ऑर्गेनिजम्स बेस्ट दे पाते हैं, एक है फंगस और एक है बैक्टीरिया खुद, घर का बेदी लंका ढाई। ठीक है, तो मतलब बैक्टीरिया जो है वो खुद ही, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि खुद ही एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं दूसरे किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए, ताकि मेरा राज हो यहाँ पर, ऐसे करके वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया आर आल्सो एबल टू सिंथेसाइज एंटीबायोटिक्स एंड फंगस इज आल्सो एबल टू सिंथेसाइज एंटीबायोटिक्स। दोनों बात समझना, कभी गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में ये स्टेटमेंट। तो देखो, जैसे कि सम इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस नेम्ड बैक्टीरियाज। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बनाती है क्लोराम्फेनिकोल टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, पॉलीन्स, मैक्रोलिड्स, ठीक है, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे हैं। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स कैन ऑल्सो बी मेड आउट ऑफ बैक्टीरियाज। ओके, देन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, पल्सेस, उनके रूट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ये रूट नोड्यूल्स हो गए, रूट के नोड्यूल्स गठाने जैसी हैं। इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रही हूँ मैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट जो है ये उसको यूज कर लेता है फिर अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया एक सल्यूबल फॉर्म है, वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, है ना, और पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो प्लांट के अंदर तक पहुंच पाएगा, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल पा रही है। तो लेग्यूम प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके पास में रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज जिन्हें हम बोलते हैं राइजोबियम। सो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन दी रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। अच्छा, फिर इस अमोनिया का जो कि यूटिलाइज नहीं किया प्लांट ने, थोड़ा सॉइल में बच गया, उसको फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकता है। फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन को फ्री लिबरेट कर सकता है एटमॉस्फेयर में, ये रिसाइकलिंग में हेल्प हो गया, है ना। तो ऐसा है कि बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं बैक्टीरिया के, मतलब बैक्टीरियाज खराब नहीं है, हमेशा फायदेमंद भी हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। इनफैक्ट कई जगहों पर हमारे को बैक्टीरियाज हेल्प कर रहे हैं, है ना। सो they are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in the legume roots। ठीक है, ये फायदे वाली बात थी, सिग्निफिकेंट। अब आती है नुकसान वाली बात। नाउ सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके भी, जैसे कि ये वाला देखो, तो जैसे कि विब्रियो बैक्टीरिया, हमने देखा था कि समुद्री पानी में होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ समुद्र के पानी में ही हो, रिवर वाटर में भी होता है विब्रियो। तो विब्रियो कोलेरा कॉज करता है बैक्टीरिया। अगर कंटामिनेटेड वाटर बॉडी से किसी इंसान ने पानी पी लिया, रिवर से डायरेक्टली कंटामिनेटेड, मतलब उसमें विब्रियो होना चाहिए, ऐसा पानी आपने पी लिया, या कोई फूड सोर्स, फूड आर्टिकल जो कि कंटामिनेटेड वाटर से बनाया गया था आपने ले लिया, तो आपको कोलेरा हो सकता है। कोलेरा एक डिजीज है जिसमें कि राइस वाटरी फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, और उस लूज मोशन की कंसिस्टेंसी और कलर चावल के पानी या राइस के वाटर के जैसा होता है। ठीक है, सो दे कैन बी पैथोजेनिक फॉर अस, दे कैन कॉज कॉलेरा। ये नींबू है, इस नींबू के ऊपर आप देख पा रहे हैं सड़न हो गई है, ऐसे ही सड़न हमने शुरुआत में एक लीफ पे देखी थी। तो ये है साइट्रस कैंकर, ये साइट्रस कैंकर डिजीज जो है ये भी बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं। देन टाइफॉइड जो कि लिवर को अफेक्ट करता है मेजरली,
ये भी साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, कहीं लिखा नहीं है इसमें, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। और ये डिजीज़ जो है ये भी बैक्टीरियल पैथोजन से हो रही है। टेटनस डिजीज़ जो है ये भी बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियाज कैन बी पैथोजेनिक ऑल्सो फॉर अस, दे नॉट ऑलवेज यूजफुल, दे कुड बी हार्मफुल ऑल्सो। दोनों बातें हो गई। ओके, नाउ आती है बात बैक्टीरियाज के रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बैक्टीरियाज जो हैं दे कैन बी डिजीज कॉजिंग ऑल्सो। नाउ वी आर ऑन टू द बैक्टीरियाज हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे डिवाइड करते हैं। सो विल बी कमिंग ऑन दिस इमेज। बैक्टीरियाज के डिवीजन का मेथड बहुत सिंपल है और उसको बोलते हैं फिजन, बाइनरी फिजन। एक सेल से पहले जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है, उसके बाद में सेल के बीच में एक फिशर डेवलप होता है और दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं। तो 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ 1 सेल बाय फिजन। ठीक है, हाउ, दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया हैविंग अ प्लाज्मिड डीएनए एज वेल एज अ क्रोमोसोमल डीएनए। नाउ देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम टेकिंग प्लेस। कैन यू ऑल सी दिस कि ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके एक कॉपी बना रहा है अपनी, प्लाज्मिड डीएनए भी अपनी कॉपी बना लेगा, दोनों की कॉपीज बन जाएंगी। तो बीच में से एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा और वो कॉन्स्ट्रिक्शन इतना नैरो हो जाएगा कि ये दोनों सेपरेट आउट हो जाए, ऐसा समय आ जाए कि ये सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो ये सेपरेट डॉटर सेल्स बन जाते हैं, सेपरेट बैक्टीरियल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। So this is how they reproduce. Bacteria majorly reproduce by the process called as binary fission. इसके अलावा में कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कंडीशंस, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस परफेक्ट नहीं हैं उनके लिए प्रोलिफरेट करने के लिए, तो वो छुप के बैठ जाते हैं एक वॉल के अंदर, स्पोर फॉर्म कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि फेवरेबल कंडीशंस हैं तब वो उस स्पोर वॉल को तोड़ के और बाहर चले जाते हैं एंड डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बैक्टीरियाज स्पोर भी बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्पोर्स कैन फॉर्म। इसमें जेनेटिक मटेरियल हो गया बैक्टीरिया का, है ना, उसके बाद में आ गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फिर आ जाता है यहाँ पर एक स्पोर वॉल, ये रहा। ठीक है, स्पोर वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनती है। फिर आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी पेप्टिडोग्लाइकेंस का बनता है, लेकिन वो क्रॉस लिंक होते हैं। मतलब नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकेंस ऐसे लगे हुए होते होंगे और क्रॉस लिंक ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इस वाले की कंपैरिजन में, है ना। और उसके भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है केराटिन। केराटिन हमारे हेयर में जो प्रोटीन होता है ना, वो वाला केराटिन प्रोटीन बैक्टीरिया के स्पोर्स में आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है बैक्टीरियल स्पोर्स कंटेन्स आउटर मोस्ट स्पोर वॉल मेड अप ऑफ व्हाट, तो वी नीड टू आंसर इट एज केराटिन प्रोटीन। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर स्पोर्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बैक्टीरियाज। फिर समटाइम्स बैक्टीरियाज में ऑल्सो अंडरगो ए प्रोसेस कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन विच अपीयर्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इसलिए अपीयर्स टू बी लाइक सेक्सुअल फॉर्म वेयर देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस। लाइक लुक एट दिस नाउ, ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास क्रोमोसोमल डीएनए से प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है और चाहता है कि मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाए। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके पाइलस से, इसके पास एक पाइलस है, ये अपेंडेज जो हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपेंडेज है, इस पाइलस से, इसको एफ पाइलस भी बोलते हैं, फर्टिलिटी पाइलस, मतलब फर्टिलिटी इंडिकेशन है ये। ठीक है, इसकी मदद से ये क्या करेगा, अपने प्लाज्मिड डीएनए की कॉपी बनाएगा और इसके पास भेजेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये डीएनए पॉलीमरेज की मदद से प्लाज्मिड डीएनए की कॉपी बना के और उसके पास में भेज दिया। तो अब दोनों के पास में प्लाज्मिड आ गया है ना, दोनों के दोनों इसलिए अब डोनर हो गए। अब ये दोनों किसी ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को ढूंढेंगे जिसके पास में
प्लाज्मिड नहीं है और उसको फिर प्लाज्मिड डोनेट कर सकते हैं. दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज कंजुगेशन, ठीक है, विच कुड बी शोन बाय द बैक्टीरियाज एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, देखिए bacteria reproduce mainly by fission. Sometimes under unfavorable conditions they produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another with the help of F. pilus. Okay, transferring only the plasmid DNA, not the chromosomal DNA. Then there comes an example which is the last example of this kingdom Monera. इसका नाम है माइकोप्लाज्मा. बच्चों, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, एंड इसके डायमेंशंस होते हैं कुछ 0.22 माइक्रॉन्स, इतना छोटा होता है ये डायमेंशंस इसके, बहुत छोटा सा. इसको हम बैक्टीरिया मतलब किंगडम मोनेरा में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके पास में किंगडम मोनेरा जैसे ही सब कुछ है. जैसे कि क्या, जैसे कि इसके पास में भी न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक है ये, इसका क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में. इसके पास में 70S टाइप के राइबोसोम्स है. इसके पास में सेल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर इसके पास में क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है. जैसे कि बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल भी होती है, इसके पास में नहीं है. तो माइकोप्लाज्मा लैक्स एनी टाइप ऑफ सेल वॉल. दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, बट दे आर coming inside the category of kingdom Monera only because they resemble so much with the bacterias in characteristic. ठीक है, and mycoplasma are disease causing pathogens. ये ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं अपन इसको. क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज PPLO, मतलब प्लूरो नेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO. ठीक है, तो ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा का अनदर नेम है. नेक्स्ट इज द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. जैसे कि हमने भी पढ़ा, they are the smallest living cells known and can survive without oxygen. माइकोप्लाज्मा के लिए हमेशा ये बात हम करते हैं दैट माइकोप्लाज्मास कैसे होते हैं. दे आर ऑलवेज एनारोबिक, ठीक है. सो माइकोप्लाज्मा इज एन एनारोबिक कैरेक्टर, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है. दे आर स्मॉलेस्ट नो लिविंग सेल, दे आर devoid of any cell wall and they will be pathogenic to disease, मतलब pathogenic meaning disease causing for plants and animals. ठीक. So this is all done. So in today's lecture we have studied so much, right? हमने बहुत सारा पढ़ा है. हमने किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेलिंग पूरी पढ़ी, पूरा समझा अच्छे से उस चीज़ को. किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज क्या क्या टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज़ हमने जो एनसीईआरटी में दी है उसको जितना पॉसिबल एक्सपांशन हम एनसीईआरटी का करते हैं उतना हमने करके पढ़ा. ठीक है बच्चों. सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बायोलॉजी वन शॉट. एंड कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे सो दैट चैनल की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट रेट पे हो. एंड मुझे भी बहुत सारे नए नए बैचेस लॉन्च करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा है. कमेंट ज़रूर कर दिया करो पढ़ने के बाद में कि मज़ा आया कि नहीं पढ़ के, उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है. थैंक यू सो मच.